देखिए, जॉन डेल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ सबसे पहला खोज की एटम्स के बारे में। और इन्होंने क्या खोज की? इन्होंने 19वीं सेंचुरी में कुछ बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर कुछ चार्ज भी हैं। चार्ज कैसे हैं? उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताते रहते थे हर समय। और न्यूट्रल चार्ज, जो हमें चार्ज हम जो कहते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल। इन्हीं को हम सब पार्टिकल्स कहते थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया गया। इसे किया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो होता वो था किया था जे थॉमसन ने। इधर देखिए, जे थॉमसन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन कैथोड बाय रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज़ है अर्थ के ऊपर, उसको दर्शाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। समझ आया? उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने बताया कि भाई कैथोड का चार्ज जो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलाम होता है, जिसमें कि C फॉर कुलाम होता है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या रख दी गई, फिर कुलाम रख दी गई। एज कैलकुलेटेड बाय रॉबर्ट ई मिल्कमैन मिलिकन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, ये माना गया उस टाइम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, मतलब बता दिया गया कि ऐसे ऐसे इतना ही चीज़ फाइंड हुई, बस इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल फाइंड कर लिया तो पॉजिटिव कैसे पीछे रह जाता, तो उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन हुआ एनोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा, जिसको हम कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये करा गया गोल्ड स्टेन ने। ई गोल्ड स्टेन, आप कोड वर्ड में याद रख सकते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। गोल्ड माने जो पॉजिटिव चीज़, हम अगर वो गोल्ड होगा हमारे पास तो हमें प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव हमारे पास पैसा आएगा, निगेटिव माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि गोल्ड जो होता है प्रीसियस होता है, उससे पॉजिटिव चीज़ मिलती है। और क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन। और ये किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्ड स्टेन ने। समझ गए? फैक्ट अबाउट प्रोटॉन का फैक्ट यह है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होते हैं वो प्लस से 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलाम होते हैं। मास जो होता है आपका 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मास मतलब होता है उसका वेट, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करा जाए तो ये एक प्रोटॉन का मास निकल जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब भाई प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रॉन कैसे पीछे रह जाता? न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, जिस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। ये करा गया चैडविक द्वारा, जे चैडविक बम्बार्डिंग लाइटर एलिमेंट्स लाइक लिथियम बोरोन। जे चैडविक ने इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए एक लाइटर एलिमेंट लिए कुछ, जिसको बम्बार्ड करा तो ब्लास्ट हुआ। अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व एमिशन न्यू पार्टिकल्स हैविंग जीरो चार्ज, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स तो निकल गए, मगर एक नए तरीके के चार्ज और निकले अल्फा पार्टिकल के साथ, जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं था। सो डैट बट हैविंग मास इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन, मगर उन सब का मास जो निकाला गया वजन प्रोटॉन के बराबर आए। समझ आई? तो ये यही चीज है। दिस पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, डेट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम। इन्हीं पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहा गया। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। अंडरस्टैंड? इसका मतलब हमें ये पता लग गया तीन चीज़ों से कि एटम बना हुआ है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उसके पास प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे।
न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनता है, एटम बनता है। ये आपको पता करना, याद रखना पड़ेगा। समझ आ गया? उसी चीज, इसी एटम के बारे में बात की जा रही है सब जगह, अंडरस्टैंड, इसी एटम के बारे में। नेक्स्ट है, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डेट ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल माना गया है प्रोटॉन के मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तब। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों के मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना जाता है। अब आए कुछ एटॉमिक मॉडल। भाई जब हमारे, मान लीजिए हमें कोई चीज़ बनानी है, सपोज हमें आइसक्रीम बनानी है, तो आइसक्रीम के लिए हमें कौन चाहिए होंगी, कौन ही डिस्कवर ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, आइसक्रीम ही नहीं बन सकती। तो हम सोचेंगे भी नहीं कि आइसक्रीम बना सकते हैं। और सभी पार्टिकल हमें मिल जाएं तो हम सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाएं। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए, तो साइंटिस्ट ने कुछ नई चीज़ बना के देने की सोची, वो था एटम। क्या था वो स्टूडेंट्स? एटम। समझ आ गया अब? तो उसको कहा गया, एटम को निकाला गया या एटम को बनाया गया, तो कुछ एटॉमिक मॉडल भी सामने आए। जैसे हम स्कूल में कुछ मॉडल बना के लेके जाते हैं अपने नए नए, उसमें हम उस चीज़ को समझाते हैं, वैसे कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ मॉडल बनाए, तैयार किए, उनको समझाया गया एक मीटिंग में। उस एटॉमिक मॉडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले थे, जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं वैसे साइंटिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट करा। उनमें से एक थे जे थॉमसन, दूसरे थे रदरफोर्ड, तीसरे थे बॉर्स। यानी इन तीनों के अपने अलग अलग मॉडल थे इन साइंटिस्टों के। इन साइंटिस्टों के मॉडल थे तो वही कुछ क्वांटम, ये कुछ था थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल, हम डायरेक्ट ये पढ़ाएंगे। क्वांटम एटॉमिक मॉडल था क्या, सॉरी थॉमसन मॉडल एटॉमिक, क्या था ये एटॉमिक मॉडल। थॉमसन था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाटरमेलन पे ही एक मॉडल बना दिया, तरबूजे पे, तरबूज जिसे हम कहते हैं। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। उन्होंने बताया कि एक स्फीयर ये है, इसके अंदर जो बीज हैं काले काले, वो क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, और बाहर जितना भी पार्ट है वो है प्रोटॉन। जस्ट सेम सीड्स वाटरमेलन एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होंगे, बाहर से तो पॉजिटिव होगा स्फीयर, बट अंदर जो छिपे हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि किस फॉर्म में होंगे, ब्लैक सीड की फॉर्म में होंगे, वाटरमेलन की धंसे हुए, जैसे हमें वाटरमेलन काटते हैं बीच में से दिखते हैं इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन neutrality of the atom but couldn't able to explain other scientific experiment conduct on atom। इसने ये तो बता दिया कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलिटी तो बारे में बता दिया, मगर कुछ और क्वेरीज भी थी और साइंटिस्टों की, कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी थे, क्वेश्चन भी थे, और साइंटिस्ट जो वहाँ बैठे हुए थे उनको ये नहीं समझा पाए, इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनका मॉडल वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया गया, आगे बढ़ाया नहीं गया। फिर क्या हुआ, रदरफोर्ड आए, साइंटिस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ को पहचानने के लिए। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा रे, जैसे हीलियम, और जैसे इस तरीके से मास नंबर 4 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है एटॉमिक नंबर हीलियम का, गोल्ड फॉइल के ऊपर इस हीलियम को इन्होंने बॉम्बार्ड करा दिया। गोल्ड फॉइल ये अंदर की गोल गोल, और अल्फा पार्टिकल्स ये जा रहे हैं, देखिए आपको देख सकते हैं। क्या हुआ, उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, मोस्ट ऑफ पार्टिकल गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जैसे कि हम किसी चीज़ पे बॉल मारते हैं, दीवार में मान लीजिए छेद हैं, ब्लॉक हैं, बॉल मारेंगे तो कुछ कंडीशन ये होगी पीछे बॉल आ जाएगी, कुछ कंडीशन ये होगी ब्लॉक के अंदर चले जाएगी, कुछ कंडीशन ये होगी कि उधर भी दूसरी तरफ भी दीवार है उसमें भी ब्लॉक है, कुछ कंडीशन ये होगी कि इस ब्लॉक में से निकल के उस ब्लॉक में से निकल के पार चली जाएगी। अंडरस्टैंड? 3 कंडीशन हो सकती हैं। वैसे इनकी भी क्या हुआ, कुछ कंडीशन निकली कि एक गोल्ड फॉइल थी जो अनडिफ्लेक्टेड हुई, उस पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अंदर चले गए, पार चले गए। सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल
स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, एवरी पार्टिकल पे रिबाउंड हो गए, जो पता ही नहीं लगा कहाँ गए, अंदर इंदर धंस गए ये, ठीक है, एक से निकले दूसरे के अंदर धंस गए, पता नहीं चला कहाँ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दिख रहा होगा आपका गोल्ड एटम से, ये पार्टिकल्स हमारा बाहर चले गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये अनडिफ्लेक्ट हुआ, और ये क्या हो गया, अंदर ही अंदर पता नहीं चला। तो ये क्या हुआ, इन्होंने ये बताया, कंक्लूजन ये निकला रदरफोर्ड का कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि एटम्स जो बना हुआ होता है उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है जिस पे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे। एटम्स कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है सभी एटम्स के, जो कि पॉजिटिव होती है, और बिकॉज फ्यू पार्टिकल्स सफर डिफ्लेक्ट, क्योंकि उस पॉजिटिव न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज टकराया तो पीछे डिफ्लेक्ट हो गया, लाइक पार्टिकल्स क्या हो गए, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गए, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और 12,000 बाउंस्ड बैक, और कितने पार्टिकल्स बाहर को निकल के आए, 12,000। क्वेश्चन आता है, सिंस a minute fraction of alpha particles suffer deflection and very few bounced back, बहुत कम बाउंस बैक हुए, एक मिनट तक फ्रैक्शन ये रहा, एक मिनट की बता रहे हैं ये चीज़ें, एक मिनट में इतने डिफ्लेक्ट हुए, इतने अंदर चले गए, ये 1 मिनट तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट को नोट किया। कंक्लूजन ये निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम एम्प्टी एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड और द न्यूक्लियर नेग्लिजिबल। तो इससे इन्हें ये कंक्लूजन मिला कि एटम जो होता है उसमें बहुत छोटी सी न्यूक्लियस होती है, और एटम्स के अंदर स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस नेग्लिजिबल होती है। समझ आ गई? साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज 10 की पावर -5, यानी 10 1/0.0012345 1 लाख 0.00001, ये इतना होगा साइज, बहुत छोटा जो हम देख ही नहीं सकते। फीचर क्या हुआ रदरफोर्ड मॉडल के, क्या क्या खासियत निकली भाई इन्होंने करे, तो देयर पॉजिटिवली न्यूक्लियस एंड एटम, उन्होंने बताया कि जिसके अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो पूरा क्या है, एक एटम है। नियर बाय मास रिसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है न्यूक्लियस का साइज। दूसरी चीज बताई उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक अपनी ऑर्बिट में है, जैसे हमारे सन के चारों ओर प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऑर्बिट में घूमते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एटम के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। समझ आ गया? ड्रॉबैक्स होता है या लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन माने होता है उनकी कुछ कमियां क्या क्या निकली, ये भी कुछ चीज़ें नहीं बता पाए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, माइनस के चार्ज घूमते हैं, कौन से चार्ज, माइनस नेगेटिव के चार्ज, ये माइनस चार्ज घूमते रहते हैं, ये न्यूक्लियस है। बट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विद लूज देयर एनर्जी फाइनली गॉट फेल इनटू द न्यूक्लियस। ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर चलो घूमते तो हैं, मगर घूम रहे हैं, मान लो इसके चार्ज हैं इस टाइम, जैसे बैटरी हर चीज़ की डाउन हो जाती है वो भी गिर जाते हैं, हमारी भी बैटरी कभी कभी हम एनर्जी नहीं होती तो हम भी गिर जाते हैं, वैसे ही चल तो रहा है अपने ऑर्बिट में, मगर इनके क्या हुआ, इनकी एनर्जी लॉस हो गई तो ये तो इसमें गिर जाएगा। तो ये चीज़ नहीं बता पाया, इसका रीज़न कि वो चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल कह रहे हो तो अनचार्ज होंगे तो क्या होगा, दो कंडीशन हो गई नहीं हो गई। दिस विल मेड हाईली स्टेबल, इनके हिसाब से क्या हुआ, ये एटम ऐसे तो वो एटम बॉम्ब रखे रखे फट जाएंगे,
जब एक्टिव होंगे तभी सही है, अनएक्टिव हुए किसी कारणवश तो वो फट जाएंगे भाई, बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ अनस्टेबिलिटी हो गई है। दूसरी चीज़, दिस वॉज मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स कमी ये थी कि एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, अनचार्ज के बारे में उन्होंने अनस्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। कौन? रदरफोर्ड आता है। टू ओवरकम ड्रॉबैक्स, अब इनके अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि इनके इस चीज़ को सुधारने के लिए नील्स बोर आए 1912 को, इसी मॉडल को लेके उन्होंने कुछ बताया अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनका भी यही मॉडल था।